रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं ऐ जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। गिरकर फिर से उठ खड़े होने का हौसला दिखाया है तस्नीम फातिमा ने। शी इज इंडियाज फाइनेस्ट वुमेन व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर। तस्नीम एक एक्सीडेंट की वजह से व्हीलचेयर बाउंड हो गई थी, लेकिन कैसे व्हीलचेयर भी उन्हें अपने पंख फैलाने से नहीं रोक पाए। आइए आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर सुनते हैं उनके हौसलों की कहानी उन्हीं की जुबानी। तस्नीम, वेलकम टू रेडियो सबरंग। थैंक यू। मैं आपसे उस हादसे के बारे में तो उसका जिक्र नहीं करूंगी, उसके बाद आपकी जिंदगी का सफर क्या होगा ये आपने कैसे तय किया? हाउ डिड यू डिसाइड? लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। एक टाइम पर मैं बिल्कुल ठीक थी और मैंने नहीं सोचा था कि इस टाइप का कोई हादसा मेरे साथ हो सकता है, पर जब आपके साथ एकदम से ऐसा कुछ होता है तो आपको कुछ टाइम के लिए समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सडनली ऐसा हुआ और बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। छोटे छोटे काम जो पहले मैं आसानी से कर लेती थी उसके लिए स्ट्रगल करती थी। अपने भाई की मदद लेनी पड़ती थी या केयर गिवर की हेल्प लेनी पड़ती थी, और वही छोटे छोटे ब्रोकन पीसेस जो मेरे थे वो जोड़कर मैंने किसी तरह उस इंजरी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और वहां से आगे बढ़ी लाइफ में। क्योंकि अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो मैं डिप्रेशन में ही रहती। मेरा डिप्रेशन का भी काफी इलाज चला। कुछ 3 महीने में मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और बहुत ही ब्रेव तरीके से मैंने सोचा कि यही मेरी लाइफ नहीं है, ये यहीं खत्म नहीं हो जाती मेरी लाइफ। पूरे 1.5 years हॉस्पिटलाइज थी और वो बहुत होता है किसी के लिए एक हॉस्पिटल में टाइम बिताने के लिए। 1.5 साल आप हॉस्पिटलाइज थी, उस दौरान ऐसा क्या हुआ कि आपने उठकर खड़े होने का फैसला किया? वो क्या मोमेंट था? जैसे मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, सो डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि अब आप नहीं चल सकते हो लाइफ टाइम, पर मेरे अंदर एक विल पावर थी और मैं वो फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करती रही। हमारे पेरेंट्स नहीं है। पेरेंट्स बहुत जब मैं छोटी थी तभी गुजर गए थे, मतलब 12 साल की थी तब मेरी मदर की डेथ हो गई थी, और जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। सो मेरे ब्रदर ने ही मुझे वहां से मेरा टेक केयर किया और वहीं से मुझे संभाला, और 1.5 साल वो मेरे साथ ही हॉस्पिटल में रहता था। जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी वहाँ पे कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेलते थे, व्हीलचेयर बास्केटबॉल। और एक दिन मेरे भाई मुझे वहाँ लेकर गया कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ कि व्हीलचेयर पर भी लोग बास्केटबॉल खेल सकते हैं। तो मैं उनको देखने गई। आपकी उस समय क्या फीलिंग्स थी जब आपने पहली बार उन बच्चों को व्हीलचेयर पे बास्केटबॉल खेलते देखा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब पहली बार देखा था तो बहुत हैरानी हुई थी कि ऐसा भी कुछ गेम होता है, ऐसे भी कोई खेल सकता है। तो मुझे पहला थॉट ये आया कि ये नीचे गिर जाएंगे, इनको डर नहीं लग रहा। फिर मुझे लगा कि ये काफी टाइम से खेल रहे हैं और मुझे तो नई नई इंजरी है, तो इनको चोट भी लग गई तो इन्हें कुछ नहीं महसूस होगा। पर मैं तो 3 महीने ही हुए हैं मुझे, और मैंने 3 महीने बाद ही खेलना शुरू कर दिया था इंजरी के। तो मेरे भाई ने धीरे धीरे व्हीलचेयर पे बैठ के मुझे खेलना सिखाया कि ऐसे खेलो, ऐसे गेम खेला जाता है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन है। तो उस वजह से मुझे लगता है वो देखकर मुझे थोड़ा मोटिवेशन हुआ, और सिर्फ मतलब ट्रेनिंग ही नहीं करी बल्कि मैं नेशनल में सिल्वर मेडल भी लेकर आई। बहुत खूब, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और शुरू में जब मैं जाती थी तो वहाँ पे सारे लड़के ही होते थे जो व्हीलचेयर पे खेल रहे होते थे, तो उनके साथ में रेस लगाती थी। वो रेस लगाते थे व्हीलचेयर पर, और वो इतनी तेजी से भागते थे और मैं उनको देखती थी कि मैं तो मतलब मैं बहुत धीरे चलाती थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। और व्हीलचेयर बास्केटबॉल जो है वो बहुत ही फास्ट गेम है। फिर मैंने एकदम उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं इसमें नहीं जीत सकती या मैं गेम ही नहीं खेल सकती, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। तो मेरे भाई ने मुझे व्हीलचेयर पे खुद बैठकर धीरे धीरे गेम सिखाया, मुझे हिम्मत दी कि मैं नहीं गिरूंगी, कुछ नहीं होगा, गिरूंगी भी तो मैं सेफ एनवायरनमेंट में हूँ, सेफ हैंड्स में हूँ। और फिर ऐसे करते करते मैंने उन लोगों के साथ, लड़कों के साथ रेस लगाना शुरू कर दिया व्हीलचेयर पर। एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन मैं फर्स्ट आई उन लड़कों से, एंड देवर अमेज्ड, मतलब वो हैरान थे कि ऐसा कैसा हुआ। मैं खुद भी बहुत हैरान थी कि ये कैसे हुआ। हमें खुद सुनकर बहुत हैरानी हो रही है, अचंभा हो रहा है और खुशी भी दोगुनी हो रही है। जी जी। तस्नीम, आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कब से शुरू हुई? मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्चुअली ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि मैंने हॉस्पिटल से ही, जहाँ मैं एडमिट थी, 3 महीने के बाद मैंने चौथे महीने से खेलना शुरू कर दिया। और कुछ 2-3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद विद इन 6 months मेरी इंजरी यानी मेरे ऑपरेशन को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, एक नेशनल चैंपियनशिप आई जो दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज हो रही थी।
इत्तेफाक से। सो उन्होंने बोला कि मेरे डॉक्टर ने बोला आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो हम आपका नेशनल में नाम देंगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, और मैंने उसमें अपना नाम लिखवाया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में, मैंने इससे पहले कभी स्पोर्ट्स ही नहीं खेला है, कोई भी गेम नहीं खेला है मैंने। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे अपने स्टेडियम में गई, और मैंने देखा कि मैं वहाँ पे जाके एकदम गुम हो गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेरे जैसी लड़कियां थी, लोग थे। तो मैंने वहाँ पे खेला और मैंने एक के बाद एक मैचेस जीते, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर आई, वो भी मैं हॉस्पिटल से ही लेकर आई थी, और वो भी मेरी 6 मंथ्स की इंजरी पूरी भी नहीं हुई थी, और तब मैं लेकर आई थी। उसी में मैंने ट्रेनिंग करी, और उसी में मैं मेडल लेकर आई, और मेडल में भी मतलब पैसे थे उस टाइम पर। तो मान लीजिए मैं डेथ बेड से 42,000 रुपीज कमा कर आई थी, हॉस्पिटल से ही। बहुत खूब, काबिले तारीफ। तस्नीम, क्या नॉर्मल बास्केटबॉल गेम होता है वो और व्हीलचेयर बाउंड बास्केटबॉल गेम में कोई अंतर है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, और अच्छा हुआ ये पूछा, क्योंकि मैं हर जगह यही अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल जो एबल बॉडी बास्केटबॉल है और जो व्हील चेयर बास्केटबॉल है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर भी 10 फीट की बास्केट होती है जिसमें आपको शूट करना होता है। यहाँ पर भी हमारे लिए भी कोई नीचे नहीं कर दिया उन्होंने बास्केट, बस वो खड़े होके वो शूट करते हैं, हम बैठे बैठे शूट कर देते हैं। प्लस जैसे उनके उनके रूल्स में होता है कि उनको 2 स्टेप्स लेके वो बास्केटबॉल को ड्रिबल करना है या पास करना है। हमारे में भी सेम होता है, हमारा व्हीलचेयर को हम पैर मानते हैं, तो पैर मान के चलते हैं। तो अपने बॉल भी हम सिर्फ 2 पुश के बाद हमें या तो अपने टीममेट्स को पास करना होता है या बॉल को ड्रिबल करना होता है। और जो व्हीलचेयर हम यूज करते हैं वो डिफरेंट होती है, उसको स्पोर्ट्स व्हीलचेयर कहते हैं, और वो बहुत ही लाइट व्हीलचेयर होती है। उसको आप जरा सा पुश करोगे वो बहुत आगे भागेगी। स्पोर्ट्स के फील्ड में डिफरेंटली एबल लोगों के लिए सुविधाओं का क्या स्तर है? तो जब हमने शुरू किया था गेम बास्केटबॉल खेलना 2015 में, तो इतना कोई ऑनेस्टली बताऊं तो स्कोप नहीं था। लेकिन आज की डेट में अगर मैं अब बात करूं 2024 में, तो इतना अच्छा गवर्नमेंट ने पैरा स्पोर्ट्स को ये लॉन्च किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है अभी लॉन्च करें खेलो इंडिया के अंदर ही, वो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। इतना अच्छा इंतजाम था, बहुत ही मतलब इंटरनेशनल लेवल के इंतजाम थे, और लगा ही नहीं कि मैं इंडिया में हूँ, क्योंकि इस तरीके के गेम्स पहले कभी नहीं हुए हैं। इस तरीके की फैसिलिटीज या हमारे बारे में सोचा ही नहीं गया है। पैरा एशियन गेम्स में भी हम लोग ये 111 मेडल्स लेकर आए थे। मतलब मेडल ही इसलिए जीतना चाहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर से बात करने को मिलेगा, एक खुशी तो है ही, पर वो सपोर्ट जब आपको सरकार की तरफ से मिलता है तो एक एथलीट और भी अच्छा करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार इस तरह की सुविधाओं पर ध्यान दे रही है। आपके फील्ड में देखिए, पहले तो स्पोर्ट्स, फिर ऊपर से महिलाएं, और फिर डिफरेंटली एबल्ड। महिलाएं कितनी दिखती हैं आपको? महिलाएं तो बहुत ही कम दिखती हैं। जब मैंने जैसे बताया कि जब मैंने खेलना शुरू किया था हॉस्पिटल में, तो एक भी मैंने फीमेल वहां पर नहीं देखी खेलती हुई बास्केटबॉल। मैं अकेली फीमेल थी जो उन लड़कों के साथ कम्पीट करती थी। जब मैं वहां पर पहली बार स्टेडियम में खेलने गई नेशनल चैंपियनशिप, तो वहां पर मुझे लड़कियां मिली। तो तब मुझे लगा कि अच्छा ये लड़कियां हैं, बट लड़कियों का स्तर जो स्टैट्स था उस टाइम पर एज कम्पेयर टू मेन, वो बहुत ही कम था, बहुत ही लेस था। तो तस्नीम, ये टीम कैसे बनी फिर? ये ऑल ओवर इंडिया से आई हुई लड़कियां थी, तो उनके साथ हमें मर्ज किया गया और एक टीम, मतलब कई टीम्स बनाई गई। लड़कियां इतनी नहीं थी हर स्टेट से कि आप अपनी एक लड़कियों की टीम बना के खेल सकें। तो दिल्ली में जैसे मैं सिर्फ थी, तो और कोई जगह से कोई और लड़की थी, तो उनकी एक हमने मिलजुल के डिफरेंट स्टेट से एक टीम बना दी। फिर ऐसे ही दूसरी टीम्स भी बनी और उनके आपस में मैचेस हुए, और तब हमने ये गेम खेला। नहीं तो फीमेल में तो था ही नहीं कोई। तो वो तालमेल और प्रैक्टिस और वो कब और कैसे मुमकिन होता था? आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने तो सिर्फ लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस किया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़कियां कैसा खेलेंगी। वो वहीं पे जाके हमारी टीम्स बनी, तो फर्स्ट टाइम मैं उन लड़कियों को मिली और फर्स्ट टाइम हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, और इस तरीके से हम लोगों ने खेला और मैच को जीता, और सिल्वर मेडल मैंने अपनी टीम के साथ जीता। बट उनको मैं वहां पर फर्स्ट टाइम मिली थी। और हैरान कर देने वाली बात है, एक आपसी तालमेल
कितने महीनों सालों की प्रैक्टिस होती है, तब जाकर एक जीत हासिल होती है। और आप लोग बिल्कुल फ्रेश एकदम मिले और खेले और जीते। जी जी, ऐसा लगता है कि ये बस लिखा था होना, चीज की किसी बड़े गेम की, किसी टूर्नामेंट की स्टार्टिंग की, वो वही थी, बस वो बुनियाद थी। तस्नीम, तो आपने ये कैसे तय किया कि एक एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए? जैसे मैं हॉस्पिटल से अपने लिए सिल्वर मेडल लेकर आई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में, और उससे मुझे खुशी मिली, एक कॉन्फिडेंस मिला, और मैंने सोचा कि अगर एक मेडल जीतने से इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस मेरे अंदर आ सकते हैं, तो मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे जो इसमें ऐसे ही पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब। और वो अब गैप भी आइडेंटिफाई किया कि जैसे कोई लड़कियां नहीं है, लोग कम हैं, लोग इसलिए भी नहीं खेलने आते थे क्योंकि इसमें पैसे खर्च होते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो हमने ये मेरे भाई और मेरा एक इनिशिएटिव था। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया हॉस्पिटल से कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे दिल्ली की, और इसलिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है दिल्ली स्टेट व्हीलचेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी मेरे जैसे लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं और कोई स्पोर्ट्स परस्यू करना चाहते हैं, स्पेशली व्हीलचेयर बास्केटबॉल, तो उसमें हम उनको फ्री ट्रेनिंग देते हैं। और जब इनिशियली हमने एक ट्रेनिंग कैंप रखा था, तब हमने एक लोगों को ऑल ओवर इंडिया से बुलाया था और उनको अकोमोडेशन भी दिया था। हम ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं प्लेयर्स को कि वो आकर सिर्फ गेम खेलें, गेम पर ध्यान दें, और वो पैसे के बारे में ना सोचें ज्यादा। और हम उनका सिलेक्शन भी करवाते हैं नेशनल लेवल पे। जो ऑफिशियली फॉर्म हुई थी ये 2017 में फॉर्म हुई थी। उसके बाद से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने काफी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, हमने 2 बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कराए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, और आज की डेट में तो बहुत सारे लोग हैं, मैं गिन भी नहीं सकती शायद कि कितने सारे लोग इंटरनेशनल खेल के आए हैं, नेशनल खेल के आए हैं। बहुत ही खूबसूरत सोच आपकी तस्नीम और आपके भाई की। सल्यूट है आप दोनों को। लेकिन प्रैक्टिस मतलब ये इंडोर गेम उस तरह से नहीं है कि घर पे आपने प्रैक्टिस कर ली। इसके लिए आपको स्पेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पैसा चाहिए। कैसे कर पाती हैं ये सब? तो शुरू में तो हम हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस करते थे, उनके बास्केटबॉल कोर्ट थे तो वहीं पर हम प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद हमने कभी स्टेडियम में भी प्रैक्टिस किया, जैसे त्यागराज स्टेडियम है, और जैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहां पर हमने प्रैक्टिस किया। अब आज की अगर हम बात करें तो आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मैत्री कॉलेज में, और हमारा उनके साथ टाई अप है, और हम लोग वहीं पर सारी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज करते हैं। और जब भी टूर्नामेंट भी करना होता है तो छोटे मोटे टूर्नामेंट भी हम वहाँ पे करते हैं, नहीं तो स्टेडियम में करते हैं। और मैत्री कॉलेज में जो भी प्रैक्टिस होती है वो उनसे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारी व्हीलचेयर्स वहाँ पे रहती हैं, वो बहुत ही ख्याल रखते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं। रेडियो सबरंग की टीम भी आपके साथ हमेशा डटी रहेगी। जहां मुमकिन होगा हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। जी शुक्रिया जी। अब आपके भविष्य के क्या प्लान्स हैं? अब मैंने एक और गेम अपने साथ जोड़ लिया है। पहले मैं सिर्फ बास्केटबॉल खेलती थी, अब मैं टेबल टेनिस भी खेलती हूँ। अरे तो वाह! जी, मैंने ये ऐसा इसलिए शुरू किया क्योंकि बास्केटबॉल एक टीम गेम है और मैं हमेशा से एक इंडिविजुअल गेम खेलना चाहती थी, जिसमें मैं अपनी मेहनत से जीतूं या हारूं। तो मैंने काफी सारे गेम्स ट्राई करे बिफोर आई लैंडेड ऑन टू टेबल टेनिस। मैंने अभी जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे उसमें मैंने टेबल टेनिस में ही पार्टिसिपेट किया था, और मैं टॉप 5 प्लेयर्स में से एक थी। और अभी मैंने मिक्स डबल्स में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया था, लास्ट ईयर ही लिया है। और अभी मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूं और बास्केटबॉल में ट्रेनिंग कंटिन्यू करूं। आई एम श्योर आपकी इस बातचीत से, आपकी इस जिंदगी के एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोग सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। मैं बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोगों में एक अवेयरनेस आए इसको लेके कि व्हीलचेयर पर लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। विमेन्स डे पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? अगर आप एक वुमन हैं तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत ब्रेव हैं। सिर्फ घर तक मत लिमिटेड रहिए। देखिए आपके आसपास क्या रिसोर्सेज हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हैं। आपके पास जो है, जहाँ
जहाँ पर भी हैं आप वहाँ से शुरू करिए। हार मत मान जाइए कि छोटा सा कोई चैलेंज आया और आप हार मान गए। कोई एक स्पोर्ट आपको जरूर खेलना चाहिए अपनी लाइफ में। Adversity causes some people to break and others to break records. ये जो कहावत है ये आप पे बहुत खूब फबता है तस्नीम। टूटी नहीं लेकिन आपने रिकॉर्ड तोड़े। So wish you all the best for your future. थैंक यू सो मच। थैंक यू रेडियो सबरंग। थैंक यू। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।